क्या होता है जब एनिमे के सीन्स इतने शॉकिंग, कंट्रोवर्शियल या डिस्टर्बिंग होते हैं कि उन्हें पूरा बैन ही कर दिया जाता है। हाँ, ये वही शोज हैं जो दुनिया के कुछ पार्ट्स में टू एक्सट्रीम डिक्लेयर हुए और फिर भी इन्हें लोग ने देखा। तो चलो आज बात करते हैं टॉप 10 बैंड एनिमे की जो इतने नोटोरियस हैं कि उनका नाम ही क्यूरियोसिटी बढ़ा देता है। लेट्स डाइव इन। शुरू करते हैं एक फैन फेवरेट से, डेथ नोट। ये क्लासिक एनिमे चाइना में बैन किया गया था। क्यों? क्योंकि स्कूल्स में बच्चे नोटबुक को डेथ नोट बनाकर अपने दोस्तों के नाम लिख रहे थे। बट एल और लाइट का साइकोलॉजिकल वार काफी कंट्रीज के लिए टू डार्क था। तब भी ये शो तो सबका फेवरेट है। डेथ नोट का कॉन्सेप्ट इतना ही यूनिक है। एक नोटबुक जो किसी का भी नाम लिखने पर उनकी मौत का गारंटी दे दे, इतना थॉट प्रोवोकिंग और इंटेंस था कि ऑडियंस को अपने मॉरल्स रिकंसिडर करने पड़ते थे। एल और लाइट के बीच का कैट एंड माउस गेम सिर्फ एक एनिमे नहीं, एक इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस बन गया था। कहानी एक ऐसे लेवल पर चलती है जहां तुम लाइट को जीनियस मानकर अप्रिशिएट भी करते हो और उसकी ईगो और ह्यूबरिस की वजह से उसे हेट भी करते हो। और वो टेंशन हर एपिसोड के बाद तुम्हारे दिमाग में एक सवाल छोड़ देता है, अगर डेथ नोट तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम क्या करोगे? ये रीजन है कि शो को मल्टीपल बैन्स के बाद भी लोगों ने छुप छुप कर देखा और आज भी ये एक टाइमलेस मास्टरपीस माना जाता है। एक एनिमे जो अपने अब्सर्ड ह्यूमर और ओवर द टॉप एची कंटेंट की वजह से बैन हुआ। पुनी पुनी पोमी का टोन इतना ज्यादा बिजार था कि पेरेंट्स और रेगुलेटर्स ने इसे इनअप्रोप्रिएट डिक्लेयर कर दिया। बट इफ यू लाइक वियर्ड कॉमेडी, ये एक बार जरूर देखने वाला शो है। ये एनिमे एक्सेल सागा का स्पिन ऑफ है और उसकी इंसैनिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। पोमी जो प्रोटैगनिस्ट है अपने हाइपर एनर्जेटिक एंटिक्स और आउटलैंडिश सिचुएशन के साथ तुम्हें हमेशा एज पर रखेगी। स्टोरी लाइन एक मिक्स है सुपर हीरोज और एब्सर्ड पैरोडीज और फुल ब्लोन केओस का, जो कभी कभी सेंस से बिल्कुल अलग लगता है। बट वार्निंग, ये शो डेफिनेटली हर ऑडियंस के लिए नहीं है। इसका ह्यूमर इतना ज्यादा ओवर द टॉप और एक्सप्लिसिट है कि काफी लोगों को ये टू मच लग सकता है। पेरेंट्स ग्रुप ने स्पेशली इसका बैकलैश किया, कहकर कि इसका टोन यूथ के लिए हार्मफुल हो सकता है। पर जो लोग एजी और एक्सपेरिमेंटल कंटेंट एंजॉय करते हैं उनके लिए ये एक हिडन जेम की तरह है। इसका एनिमेशन स्टाइल वाइब्रेंट और एग्जैजरेटेड है, जो परफेक्टली मैच करता है उसकी ओवर द टॉप वाइब के साथ। अगर तुम कुछ अनयूजुअल और बोल्ड एनिमे एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो पुनी पुनी पोमी एक मस्ट वॉच है। ये हार्मलेस लगने वाला एनिमे भी कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया। इटालिया एक्सिस पावर्स ने हिस्टोरिकल कंट्रीज को ह्यूमन कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट किया, पर साउथ कोरिया के पोर्ट्रेल की वजह से शो पे काफी हेट आया। साउथ कोरिया ने तो शो को पूरी तरह बैन कर दिया क्योंकि उन्हें लगा ये उनके इमेज के अगेंस्ट है। इटालिया की यूनिक बात ये है कि ये एक सैटारिकल टेक है जो वर्ल्ड हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस को लाइट हार्टेड और ह्यूमरस वे में दिखाता है। हर कंट्री का कैरेक्टर एक स्टीरियोटाइप के ऊपर बेस्ड है जो कॉमेडी का सोर्स बनाता है। लेकिन साउथ कोरिया के कैरेक्टर के ओवर द टॉप और ऑफेंसिव ट्रेट्स साउथ कोरियन ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आए। इस वजह से न सिर्फ प्रोटेस्ट हुए बल्कि शो के क्रिएटर्स को बैकलैश फेस करना पड़ा। लेकिन इटालिया के फैंस इसे एक मास्टरपीस मानते हैं जो एक यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल के साथ पॉलिटिकल एंड कल्चरल नुआंसेस को एक्सप्लोर करता है। शो का ह्यूमर उन लोगों के लिए ज्यादा रेजोनेट करता है जो वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। डिस्पाइट इट्स कंट्रोवर्सीज, इटालिया ने एक कल्ट फॉलोइंग बना ली है और आज भी एनिमे फैंस के बीच में इसका नाम फ्रीक्वेंटली आता है। अब बात करते हैं एक एनिमे की जिसके एंडिंग ने लोगों के होश उड़ा दिए। स्कूल डे शुरू होता है एक टिपिकल रोमांस की तरह, पर जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये डिस्टर्बिंग डार्क हो जाता है। जापान में एक वायलेंट इंसिडेंट के बाद इसका ब्रॉडकास्ट बैन कर दिया गया था। लेकिन ये एनिमे एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल शॉक है। स्कूल डेज का शुरुआत एक इनोसेंट लव ट्रायंगल के साथ होता है जहां प्रोटैगनिस्ट मकातो इताओ अपने रिलेशनशिप्स और इमोशन को नेविगेट करने की कोशिश करता है, पर जैसे जैसे वो अपनी डिजायर्स और सेल्फिश डिसीजन के चक्कर में फंसने लगता है कहानी एक हॉरिफाइंग डायरेक्शन ले लेती है। एनिमे के फाइनल एपिसोड्स का टोन इतना इंटेंस और अनएक्सपेक्टेड है कि वो डायरेक्टली व्यूअर्स के दिमाग पर इम्पैक्ट डालता है। ये एनिमे इनफिडेलिटी, ऑब्सेशन और बिट्रेयल के डार्क थीम्स को एक्सप्लोर करता है जो एक टिपिकल रोमांस से बिल्कुल ऑपोजिट है। माकोतो का कैरेक्टर डेवलपमेंट और उसके एक्शंस फैंस के बीच एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गए हैं और इसका शॉकिंग क्लाइमैक्स इसे अनफॉरगेटेबल बना देता है। अगर तुम साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स और डार्क स्टोरी टेलिंग पसंद करते हो तो स्कूल डेज तुम्हारे लिए एक डेयरिंग पिक है, बट बी अवेयर इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। डार्क, गोरी और वायलेंट, टोक्यो गूल का सीजन 1 फिलीपींस में बैन किया गया था क्योंकि इसका कंटेंट टू ग्राफिक था फॉर यंग ऑडियंसेस। बट लेट्स बी रियल, कानेकी का ओपी ट्रांसफॉर्मेशन और इंटेंस फाइट्स देखने के बाद कोई भी ये एनिमे मिस नहीं करेगा। टोक्यो गूल काफी यूनिक है क्योंकि ये एक बैलेंस करता है हॉरर और इमोशनल डेप्थ के बीच। कानेकी कैन एक ऑर्डिनरी कॉलेज स्टूडेंट एक ट्रैजिक एक्सीडेंट के बाद हाफ गूल बन जाता है और उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है। स्टोरी काफी फिलोसॉफिकल भी हो जाती है एज इट एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ आइडेंटिटी, सर्वाइवल और मोरालिटी। इस एनिमे के गोर और वायलेंस को सेंसर किया गया था, पर फिलीपींस जैसे कंट्रीज के लिए भी ये काफी डिस्टर्बिंग था। सीन्स जिसमें गोल्स इंसानों का फ्लैश कंज्यूम करते हैं और ब्रूटल फाइट्स का डिपिक्शन वो यंग ऑडियंस के लिए अनसूटेबल माना गया। लेकिन फैंस के लिए कानेकी का मास्क पहनना और उसका आइकॉनिक आई पैच गूल और सोना सब कुछ है। इस एनिमे के डार्क अंडरटोन्स और थ्रिलिंग स्टोरी टेलिंग ने एक अलग फैन बेस बनाया है। अगर तुम इंटेंस एक्शन और डीप कैरेक्टर आर्क्स पसंद करते हो तो टोक्यो गूल तुम्हारे
तुम्हारे वॉच लिस्ट का एक एसेंशियल एडिशन है। अटैक ऑन टाइटन के कुछ स्पेसिफिक एपिसोड चाइना में बैन हुए क्योंकि उन्हें लगता है कि ये टू वायलेंट एंड ब्रूटल है। टाइटन्स का लोगों को खाना और ह्यूमैनिटी का स्ट्रगल हर किसी के लिए डाइजेस्ट करना आसान नहीं था, पर अगर एक्शन और स्टोरी टेलिंग चाहिए तो ये एनिमे का किंग है। एओटी का प्रेमिस ही काफी इंटेंस है। ह्यूमैनिटी एक एक्सटेंशन लेवल थ्रेट का सामना कर रही है, मॉन्स्टरियस टाइटन्स के अगेंस्ट जो बिना सोचे समझे इंसानों को खा जाते हैं। ये एनिमे अपनी डार्क थीम्स, ब्लड सोक बैटल्स और ग्राफिक विजुअल्स के लिए जाना जाता है। कुछ एपिसोड स्पेशली जहां टाइटन्स ह्यूमन सिटीज पर अटैक करते हैं और उनके टेरिफाइंग एक्शन दिखाए जाते हैं, काफी कंट्रीज के लिए टू मच थे। लेकिन फैंस के लिए एओटी सिर्फ एक एक्शन एनिमे नहीं है, ये एक डीपली लेयर्ड स्टोरी है जो वॉर, बिट्रेयल और सर्वाइवल के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। एरन येगर और उसकी जर्नी फ्रॉम अ सिंपल बॉय टू वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटैगनिस्ट इन एनिमे हिस्ट्री व्यूअर्स को इमोशनली इन्वेस्ट कर देती है। और क्या स्टोरी टेलिंग है, जॉ ड्रॉपिंग ट्विस्ट्स और एपिक बैटल्स के साथ। अगर तुम्हें इंटेंस, अनप्रेडिक्टेबल और हाई स्टेक्स एनिमे पसंद है तो एओटी मिस करना इम्पॉसिबल है। एल्फिन लाइट को कहा जाता है एक कल्ट क्लासिक, पर इसका एक्सप्लिसिट वायलेंस और न्यूडिटी काफी कंट्रीज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ये एनिमे डिस्टर्बिंगली रॉ है, लेकिन जो भी साइकोलॉजिकल हॉरर के फैन है वो इसे मिस नहीं करते। वार्निंग दो, इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। एल्फिन लाइट की कहानी एक यूनिक ब्लेंड है इमोशनल ड्रामा और ग्राफिक हॉरर का। प्रोटैगनिस्ट लूसी एक म्यूटेंट स्पीसीज यानी डिक्लोनियस का हिस्सा है जिनके पास टेलीकिनेटिक एबिलिटीज है, लेकिन ये एबिलिटीज इतनी डिस्ट्रक्टिव है कि लूसी का एग्जिस्टेंस ही एक थ्रेट बन जाता है। स्टोरी का टोन ट्रेजेडी और ब्रूटैलिटी के बीच सीमलेसली शिफ्ट करता है जो व्यूअर्स के लिए एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बनाता है। इस एनिमे का स्टार्ट ही शॉकिंग है जहां लूसी एक ब्रूटल मैसेकेयर को अंजाम दे दी है और ये टोन पूरे शो में बरकरार रहता है। न्यूडिटी और गोर के कॉम्बिनेशन ने एल्फिन लाइट को कंट्रोवर्शियल बनाया और इस वजह से काफी कंट्रीज ने इसे बैन कर दिया। लेकिन जो फैंस डीप स्टोरी टेलिंग और मॉरली कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स पसंद करते हैं उनके लिए ये एक मास्टरपीस है। और इसका इमोशनल डेप्थ, लूसी और कोता के रिलेशनशिप्स का एक्सप्लोरेशन, गिल्ट और फॉरगिवनेस के थीम्स और ह्यूमन नेचर पे क्वेश्चन ये एनिमे को सिर्फ वायलेंट नहीं बल्कि डीपली मूविंग भी बनाता है। अगर तुम एक डेयरिंग, थॉट प्रोवोकिंग एनिमे देखना चाहते हो तो एल्फिन लाइट एक मस्ट वॉच है। ये एपिसोड लेजेंडरी है लेकिन गलत रीजन के लिए। 1997 के एक पोकेमोन एपिसोड में फ्लैशिंग लाइट्स की वजह से 700 प्लस बच्चों सीजर आ गए थे। जापान ने इस एपिसोड को बैन किया और दोबारा कभी एयर नहीं किया, पर इसका नाम आज भी एनिमे हिस्ट्री में इनफेमस है। इलेक्ट्रिक सोल्जर ओरेगोन पोकेमोन का वो एपिसोड है जो नोटोरिटी के लिए जाना जाता है। इस एपिसोड में एक सीन था जिसमें रेड और ब्लू फ्लैशिंग लाइट्स का सीक्वेंस इतनी हाई इंटेंसिटी और स्पीड से फ्लैश कर रहा था कि वो फोटो सेंसिटिव एपिलेप्सी को ट्रिगर कर गया। रिजल्ट, जापान के हॉस्पिटल्स में एक रात में 100 ऑफ किड्स सीजर के ट्रीटमेंट के लिए एडमिट करना पड़ा। इसके बाद न सिर्फ एपिसोड को परमानेंटली बैन कर दिया गया बल्कि पोकेमोन के प्रोडक्शन में स्ट्रिक्ट सेफ्टी मेजर्स इंप्लीमेंट हुए। इस कंट्रोवर्सी ने वर्ल्ड वाइड मीडिया का अटेंशन खींचा और इसको पोकेमोन शॉक के नाम से रेफर किया गया। आज भी ये एपिसोड ऑफिशियली अवेलेबल नहीं है और इसका डब कभी नहीं बना, लेकिन जो फैंस इस इनफेमस इवेंट के बारे में जानते हैं वो इसे एनिमे हिस्ट्री के एक डार्क येट फैसिनेटिंग चैप्टर के तौर पर देखते हैं। और अगर तुम एनिमे ट्रिविया के शौकीन हो तो इलेक्ट्रिक सोल्जर पोरेगोन के बारे में जानना एक मस्ट है। संतोषी कोन का ये मास्टरपीस एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, पर कुछ एपिसोड का टोन और डिस्टर्बिंग थीम्स ने इसे मल्टीपल कंट्रीज में बैन कर दिया। ये एनिमे सोसाइटी के डार्केस्ट एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता है जो हर ऑडियंस के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है। पैरानोया एजेंट एक एंथोलॉजी स्टाइल सीरीज है जो इंटरकनेक्टेड स्टोरीज के जरिए अर्बन लाइफ के प्रेशर और साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स को एक्सप्लोर करता है। स्टोरी रिवॉल्व करती है शोनन बैट नाम के एक मिस्टीरियस फिगर के आसपास जो रोलर स्केट्स पे आता है और लोगों पर बैट से अटैक करता है। हर विक्टिम का एक यूनिक बैक स्टोरी होता है और ये सब एक बड़े कॉम्प्लेक्स नैरेटिव पे जुड़ा होता है। इस एनिमे के थीम्स सोशल एंजाइटी, मास हिस्टीरिया और एस्केपिज्म काफी बोल्ड और अनफॉरगेटेबल है। कुछ एपिसोड में जो विजुअल इमेजरी और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा दिखाया गया है उससे काफी ऑडियंस डिस्टर्ब हुई, जिस वजह से इसे बैन करने की डिमांड उठने लगी। लेकिन जो लोग मैच्योर स्टोरी टेलिंग और थॉट प्रोवोकिंग नैरेटिव्स पसंद करते हैं उनके लिए पैरानोया एजेंट एक हिडन जेम है। संतोषी कोन की सिग्नेचर स्टाइल जो सीरियल रियलिस्टिक एलिमेंट्स को ब्लेंड करती है यहाँ अपने पीक पर है। अगर तुम डार्क थीम्स और लेयर प्लॉट्स एंजॉय करते हो तो ये एनिमे तुम्हारे लिए परफेक्ट है। ये एक एनिमे है जो ऑलमोस्ट यूनिवर्सली बैन है। मिडोरी शोजो सुबाकी यानी द कैमेलिया गर्ल की स्टोरी जो डिस्टर्बिंगली डार्क है, जो ट्रॉमा और एक्सप्लोइटेशन के थीम्स को एक्सप्लोर करती है। ये एनिमे देखना एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, बट ऑनेस्टली ये हर किसी के लिए नहीं है। मिडोरी की कहानी एक ऑर्फन गर्ल के आसपास रिवॉल्व करती है जो एक फ्रीक शो सर्कस में अपनी लाइफ गुजारने पर मजबूर होती है। वहाँ उसे हॉरिफिक अब्यूज और एक्सप्लोइटेशन का सामना करना पड़ता है। इस एनिमे का टर्न इतना डार्क और हेरोइंग है कि काफी लोग इसे देखना इमोशनली ओवरवेलमिंग समझते हैं। ग्राफिक वायलेंस, अब्यूज और ट्रेजेडी का डिपिक्शन इसे काफी कंट्रोवर्शियल बनाता है। एनिमे का ओरिजिन भी इंट्रिगिंग है। ये एक सिंगल आर्टिस्ट हिरोशी हरादा का काम है जो इसकी डिस्टर्बिंग स्टोरी लाइन को जेन्युइन और अनकॉम्प्रोमाइज रखना चाहता था। हरादा ने इसे क्रिएट करने के लिए अपने खुद के फंड्स यूज किए और इसके हैंड ड्रॉन विजुअल उसकी आर्टिस्टिक डेडिकेशन को दिखाते हैं। लेकिन ये एनिमे सिर्फ गोर या शॉक वैल्यू
के लिए नहीं, ये ह्यूमन सफरिंग और रेजिलियंस के थीम को एक्सप्लोर करता है। अगर तुम एक इमोशनली चैलेंजिंग और डीपली आर्टिस्टिक एक्सपीरियंस चाहते हो तो मिडोरी एक डेयरिंग चॉइस हो सकती है, बट बी अवेयर इट्स नॉट फॉर एवरीवन। तो ये थे टॉप 10 बैन एनिमे जो या तो अपने कंटेंट, कंट्रोवर्सीज या शेयर शॉक वैल्यू की वजह से बैन किए गए। अब बताओ इनमें से तुम्हें कौन सा देखना है और कौन सा तुम्हारी वॉच लिस्ट पे अभी भी ऐड होने वाला है। और मुझे पता है कि इसमें से कुछ फेमस वन जैसे AOT, डेथ नोट बाकी लोगों ने देख रखे होंगे। कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें इसमें से कौन सी स्टोरी ज्यादा शॉकिंग लगी। और अगर तुम ऐसे ही डार्क, क्रेजी और फन एनिमे लिस्ट चाहते हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए देखते रहिए योर फेवरेट एनिमे कंटेंट।